अमेरिका ने कार्टेल्स के खिलाफ युद्ध घोषित किया है। हमले पहले से ही तेज हो रहे हैं और ऐसा नहीं लगता कि इस बार हम सिर्फ नामों तक ही रुकेंगे। देखिए, बस कल ही वेनेजुएला के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि 5 अमेरिकी F-35 वेनेजुएला की हवाई सीमा में गश्त कर रहे थे। जैसे ये मादुरो के लिए काफी डरावना नहीं था। ऐसा लग रहा है कि कैरेबियन में अमेरिकी ताकत हर दिन बढ़ती जा रही है। तो चलिए आज के वीडियो में इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप की नई घोषणा से। अमेरिका अब कार्टेल्स के साथ युद्ध में है। यहाँ कुछ और जानकारियां हैं। इसलिए उन्होंने मेमो बनाकर कांग्रेस के लिए इसे आधिकारिक कर दिया। इसका एक हिस्सा कहता है अमेरिका के नागरिकों, हितों और मित्र देशों के खिलाफ इन शत्रुतापूर्ण कृत्यों के सामूहिक प्रभावों के आधार पर राष्ट्रपति ने यह तय किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इन नामित आतंकवादी संगठनों के साथ एक गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष में है। राष्ट्रपति ने युद्ध विभाग को सशस्त्र संघर्ष के कानून के तहत उनके खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया। राष्ट्रपति ने इसी हफ्ते इस पर बात की थी। अगर आप हमारे लोगों को जहर देने की कोशिश करेंगे तो हम आपको पूरी तरह से मिटा देंगे, क्योंकि वही उनकी समझ की एकमात्र भाषा है। इसीलिए आप अब समुद्र में और नावें नहीं देखते। आप वेनेजुएला के आसपास कोई नाव नहीं देखते, वहां कुछ भी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा संदर्भ देना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे दर्शकों में से लगभग 40% लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर हैं। तो इस साल की शुरुआत में ड्रग कार्टेल्स को आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित किया गया था। यह मेमो इसकी वजह से नहीं बदल रहा है। यह मेमो वास्तव में कोई नई जानकारी नहीं दे रहा है। असल में यह सिर्फ कांग्रेस को सूचित कर रहा है कि अमेरिका एक आतंकवादी संगठन के साथ सशस्त्र संघर्ष में है। यह मूल रूप से उन हमलों के पीछे की कानूनी तर्क को समझाता है जो सितंबर में वेनेजुएला की नावों के खिलाफ हुए थे। मेमो में खास तौर पर 15 सितंबर को हुए हमले का जिक्र है, जो मेमो के अनुसार दूसरा हमला था। और मैं उद्धृत कर रहा हूं, इसमें शामिल कार्टेल्स और अधिक हथियारबंद, संगठित और हिंसक हो गए हैं। उनके पास वह आर्थिक साधन, परिष्कार और अर्धसैनिक क्षमताएं हैं जिससे वे निडर होकर काम कर सकते हैं। उन्होंने हर साल अवैध रूप से और सीधे तौर पर दसियों हजार अमेरिकी नागरिकों की मौत का कारण बने हैं। हालांकि वे मित्रवत हैं, विदेशी देशों ने इस संगठन से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं और इसमें उन्हें भारी जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ा है। ये समूह अब अंतर्राष्ट्रीय हो गए हैं और पूरे पश्चिमी गोलार्ध में संगठित कार्टेल के रूप में लगातार हमले कर रहे हैं। इसीलिए राष्ट्रपति ने निर्धारित किया कि ये कार्टेल गैर राज्य सशस्त्र समूह हैं। उन्हें आतंकवादी संगठन घोषित किया और यह भी निर्धारित किया कि उनकी गतिविधियां संयुक्त राज्य अमेरिका पर एक सशस्त्र हमला है। यह सब सीधे मेमो से लिया गया था और व्हाइट हाउस ने इसे भेजने का कारण दोहरा था। सबसे पहले, अगर आप लोगों को नहीं पता, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कानूनी बहस चल रही है कि ये हमले अवैध हैं या वैध। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तक कार्टेल्स को आपराधिक संगठन माना जाता था और इसी वजह से इस साल से पहले कभी भी हमले नहीं हुए थे। इस साल की शुरुआत से इन्हें ISIS या अल कायदा की तरह आतंकवादी संगठन माना जा रहा है। हम लंबे समय से ISIS और अल कायदा के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि कार्टेल्स के खिलाफ भी हमले तेज होने वाले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने कुछ घंटे पहले यही ट्वीट किया था। तो इससे पहले अमेरिका ने 3 अलग अलग हमले किए थे। पहला 2 सितंबर को, फिर 15 सितंबर को और फिर 20 तारीख को। यह चौथा हमला था। वही बयान था जो पीट हेग्सेथ ने आज सुबह राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर जारी किया। मैंने साउथ कैलम क्षेत्र में जिम्मेदारी के तहत नामित आतंकवादी संगठनों से जुड़े एक नशा तस्करी जहाज पर घातक गतिशील हमला करने का निर्देश दिया। उस जहाज पर 4 नशा आतंकवादी थे जो हमले में मारे गए। ऑपरेशन में
कोई अमेरिकी सैनिक घायल नहीं हुआ। यह हमला वेनेजुएला के तट के पास अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में किया गया, जब वह जहाज बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों को अमेरिका ले जा रहा था ताकि हमारे लोगों को जहर दिया जा सके। हमारी खुफिया जानकारी से पुष्टि हुई कि यह जहाज नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा था। जहाज पर लोग नार्को आतंकवादी थे और प्रसिद्ध ड्रग तस्करी मार्ग पर काम कर रहे थे। ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिकी लोगों पर हमले बंद नहीं हो जाते। ऐसा लगता है कि उस बयान में 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया गया था। मुख्य ध्यान था कि सभी को बताया जाए कि खुफिया जानकारी ने जहाज पर नशीले पदार्थ होने की पुष्टि की थी, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने साझा की वह यह थी कि हमले जारी रहेंगे। ये हमले केवल वेनेजुएला से चलने वाले कार्टेल्स तक सीमित नहीं रहेंगे। आप मेमो में देख सकते हैं, अमेरिका ने वेनेजुएला के कार्टेल्स को सीधे लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि सभी कार्टेल्स को निशाना बनाया। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमले अन्य जगहों पर भी होंगे, जैसे हैती या अन्य देश जहां कार्टेल्स सक्रिय हैं। असल में यह वही बात है जिसे संयुक्त राष्ट्र के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कल एक इंटरव्यू में पुष्टि की थी। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि इन अभियानों में सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका ही शामिल नहीं है। हमारे पास अन्य दक्षिण अमेरिकी देश भी हैं जो मदद कर रहे हैं। चलिए उस बयान को सुनते हैं। मादुरो, निकोलस मादुरो पर अमेरिका में आपराधिक आरोप हैं, यह विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा। वह उन्हें अमेरिकी न्याय से फरार घोषित करते हैं। यह मामला कहां जा रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से कहा है और सचिव रूबियो ने भी यह बात साफ की है, ये कार्टेल, ये गैंग, ये ड्रग्स जो समय के साथ सैकड़ों, हजारों, अगर लाखों नहीं अमेरिकियों की जान ले रहे हैं, ये एक स्पष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है। ये राष्ट्रपति व सचिव की प्राथमिकता है। हमने कल ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उन गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई की है जिन्होंने फ्लोरिडा तट के पास हैती पर कब्जा किया। ये गैंग्स सभी अंतर्राष्ट्रीय समूहों के साथ समन्वय में हैं। वे ड्रग्स, पैसे, हथियार भेज रहे हैं, वे पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रहे हैं नाव से। ठीक है, हमने संयुक्त राष्ट्र के तहत गैंग दमन बल बनाया है और वहां 2 सिद्धांत हैं। एक, अतीत के विपरीत, जब बारबेक्यू जैसे गैंग लीडर हमारे तटों के पास हमारे क्षेत्र को अस्थिर करते हैं तो हम आक्रामक रुख अपनाएंगे। लेकिन दूसरा, बोझ साझा करना। अमेरिका को यह सब अकेले नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास केन्या, पनामा और क्षेत्र के अन्य देश भी आगे आ रहे हैं। यही राष्ट्रपति की अमेरिका फर्स्ट नीति का मुख्य सिद्धांत है, सभी की मदद करें। संयुक्त राष्ट्र सैन्य कार्रवाई में था। क्या संयुक्त राष्ट्र हटाने का समर्थन करेगा? ये गैंग बोट्स हैती से आकर हमारे तटों तक खतरनाक चीजें ला रही हैं। ये हमारी अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई है, लेकिन उन्होंने अभी अनुमति दी है। सुरक्षा परिषद ने कल ही इन गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक जनादेश और नियमों को मंजूरी दी है। यहीं पर मुझे लगता है कि यह देखना जरूरी है कि अमेरिकी नौसेना ने कैरिबियन में कितनी ताकत भेजी है। अब इनमें से कुछ को हमने पहले के वीडियो में पहले ही कवर किया है, लेकिन यह ध्यान देना जरूरी है कि सिर्फ कुछ हफ्तों में यह कितना बढ़ गया है। बिल्कुल, हमारे पास स्ट्राइक पैकेज हैं जैसे यूएसएस लेकेरी, यूएसएस सैमसंग, यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेसन डनहम और यूएसएस न्यूपोर्ट न्यू सबमरीन। जहां तक एयर एसेट्स की बात है, हमारे पास उनमें से बहुत सारे यूएस के प्यूर्टो रिको क्षेत्र में तैनात हैं। एक और दिलचस्प बात जो मैंने आज रिसर्च के दौरान सीखी वो ये है कि अगर प्यूर्टो रिको पर कभी वेनेजुएला हमला करता है तो वो असल में नाटो के लिए योग्य नहीं है। आर्टिकल 5 की सुरक्षा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 5 की शर्तों के अनुसार ये सिर्फ उन सभी क्षेत्रों पर लागू होता है जो कर्क रेखा के ऊपर हैं। प्यूर्टो रिको अमेरिका के उन क्षेत्रों में है जो कर्क रेखा के नीचे स्थित हैं, चाहे नक्शे या ग्लोब पर। और यही वजह है कि ये अपने आप आर्टिकल 5 के लिए योग्य नहीं है। अमेरिका आर्टिकल 4 की सलाह बुला सकता है और अपवाद ले सकता है, शायद यही होगा। लेकिन मुझे लगा कि ये एक दिलचस्प बात थी जो मैंने शर्तों और नियमों को देखने के बाद सीखी। खैर, चलिए अब वापस अपने मुख्य विषय पर आते हैं। हमारे पास प्यूर्टो रिको में 10 F-35 हैं जो महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वेनेजुएला ने बताया कि इनमें से कुछ ने कल उसके हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश की थी। और हम उस खबर पर बस एक पल में पहुंचेंगे। F-35 के अलावा हमारे पास ड्रोन, हेलीकॉप्टर और भी बहुत कुछ है। हमारे पास और कई नौसैनिक और कोस्ट गार्ड संसाधन हैं जो आप स्क्रीन पर इन्फोग्राफिक्स में देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यह बहुत है।
और यहीं पर मैं आपके साथ एक दिलचस्प विश्लेषण साझा करना चाहता हूं जो वॉशिंगटन एग्जामिनर से बस कल ही आया है। इस लेख के अनुसार सैन्य योजनाकारों का मानना है कि अब जो सेनाएं इकट्ठी की गई हैं वे वेनेजुएला की जमीन पर बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसी प्रमुख रणनीतिक सुविधाओं पर कब्जा करने और उन्हें अपने नियंत्रण में रखने के लिए पर्याप्त हैं। वेनेजुएला के पास अमेरिकी सैन्य जमावड़े को अब सिर्फ मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। वर्तमान तैनाती संरचना उस मिशन के लिए ही बनाई गई हो, इसके लिए यह बहुत बड़ी, बहुत महंगी और क्षमताओं में बहुत विविध है। यह एक दिलचस्प विश्लेषण है और मुझे लगता है बहुत कम लोग मानेंगे कि कैरिबियन में हमारी फायर पावर बहुत शक्तिशाली है और यही वह जगह है जहां मैं वेनेजुएला से कल आई रिपोर्ट को देखना चाहता हूं। वेनेजुएला के रक्षा मंत्रालय ने कल दावा किया कि 5 F-35 जो संभवतः अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के थे, वेनेजुएला के तट के पास फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन FIR में संचालित हो रहे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा पकड़े गए। अब यह एक बहुत ही उकसाने वाला बयान है और मेरा अनुमान है कि यह वेनेजुएला के घरेलू दर्शकों के लिए है। मादुरो अपनी प्रचार मशीनरी से अधिक लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन असलियत में ये F-35 कभी भी वेनेजुएला की हवाई सीमा में दाखिल नहीं हुए। वे वेनेजुएला की हवाई सीमा से करीब 75 किलोमीटर दूर थे। आप देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किसी देश के जल तट से 12 समुद्री मील तक क्षेत्रीय जल होता है और ये जेट्स उस सीमा से काफी बाहर थे। जो क्षेत्र उन्होंने प्रवेश किया वह वेनेजुएला का फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन तो कुछ था, यानी जब भी कोई विमान इसमें प्रवेश करता है तो उसे वेनेजुएला के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि वे कहां जा रहे हैं और उनकी योजनाएं क्या हैं। अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, लेकिन तकनीकी रूप से यह गैर कानूनी नहीं है। वेनेजुएला इसे इस तरह पेश करने की कोशिश कर रहा है जैसे कि उन्होंने उनकी हवाई सीमा का उल्लंघन किया और यह एक उल्लंघन था, लेकिन उन्होंने वास्तव में अपने बयान में ऐसा नहीं कहा। वे बस उस जानकारी को इतनी जटिल भाषा में कहकर छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मादुरो ने इस खबर को और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल किया और वेनेजुएला सेना का एक वीडियो जारी किया जिसमें वे S-125 एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिकी F-35 विमानों से लड़ने के लिए पूरे देश में ले जा रहे हैं। यह रहा वह क्लिप। तो बताइए क्या हुआ। कल अमेरिकी साउदर्न कमांड ने भी अपना एक क्लिप जारी किया। यह अमेरिकी नौसेना और अमेरिकी मरीन द्वारा किया जा रहा एक प्रशिक्षण था। इसे देखिए। इसमें कोई गलती मत समझिए। जो आप अभी कर रहे हैं यह प्रशिक्षण नहीं है, ये असली दुनिया की अभ्यास है। YouTube ने अभी एक दिमाग घुमा देने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को हर दिन $64 मिलियन दे रहा है। क्यों? क्योंकि YouTube के पास पर्याप्त क्रिएटर्स नहीं हैं। इसी कारण आप ये होम पेज पर ऐसे वीडियो देखते हैं जिनके व्यूज 1000 से कम होते हैं, जैसे ये वीडियो। इसका मतलब ये नहीं कि सभी को चैनल शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर आपने कभी YouTube चैनल या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने के बारे में सोचा है तो अब बिल्कुल सही समय है। YouTube हर दिन क्रिएटर्स को करोड़ों रुपए दे रहा है और अब पहले से कहीं ज्यादा नए और छोटे चैनलों को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कि आपके मन में चैनल शुरू करने और उसे बढ़ाने को लेकर कई सवाल होंगे। हमें ईमेल पर कई लोगों के ऐसे सवाल मिलते हैं। इसीलिए हमने तय किया कि अपनी सारी YouTube सलाह एक ही YouTube वीडियो में बिल्कुल मुफ्त में दें। तो अगर आप अपना खुद का चैनल शुरू करने में रुचि रखते हैं तो आप उस वीडियो को यहाँ YouTube पर देख सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या अपनी स्क्रीन पर कार्ड पर क्लिक करें।